हेलो, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी एडुकेटर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के 7वें अध्याय राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी परिभाषा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा के अंदर अक्सर बच्चे सूत्र के माध्यम से या कोई न कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिससे सवाल है वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले परिभाषा आती है अनुपात की। अनुपात क्या होता है? तो कोई भी दो समान मात्रक वाली राशियाँ, दो समान मात्रक वाली राशियों की तुलना करना अनुपात कहलाता है। और इनकी तुलना किस रूप में करते हैं? राशियों को भिन्न रूप में या सरलतम भिन्न रूप में तुलना करना, उसको हम कहेंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है? जैसे एक नॉर्मल सा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात के बीच में तो ये 2 डिजिट टाइम पास वाला चिन्ह लग जाता है। और उसके बाद जैसे एक तरफ मात्रक रुपए, एक तरफ पैसे, तो ये समान मात्रक नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये करना है, मात्रक समान करना है। तो मात्रक समान करोगे, बड़े को छोटे में बदलना है। जैसे 1 रुपए के अंदर पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपए के अंदर 500 पैसे। अब ये भी पैसे के अंदर हो गए यार 50 पैसे। तो अब मात्रक हटा दो और उसके बाद 5 और 50 10 अनुपात 1। तो इस प्रकार से कोई भी दो समान मात्रक वाली राशियों को अनुपात में बदला जाता है या उन्हें अनुपात कहते हैं। अब पहला काम ये है, अनुपात का कोई भी सवाल दिया जाता है तो एक सवाल भी हो गया साथ में। फिर प्रतिशत किसे कहते हैं? तो किसी भी राशि की 100 से तुलना करना। वैसे प्रतिशत का अर्थ सबको पता है, प्रत्येक 100 से, यानी कोई भी राशि है उसकी 100 के साथ किसी भी राशि या कोई भी संख्या है, राशि को 100 के साथ तुलना करना। 100 के साथ तुलना करना क्या कहलाएगा? अनुपात। अनुपात का मतलब प्रत्येक 100 से, यानी प्रत्येक 100 पर जो भी मान आता है उसको हम प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह तो सबको पता है। अब बात आती है अनुपात, जो ऊपर हमने पढ़ा है, जैसे 3:4, इनको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, 3:4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत के अंदर व्यक्त कैसे करोगे? तो सबसे पहला काम है तीन। अब दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, एक तो इसको प्रतिशत में व्यक्त कीजिए और एक 3:4 के प्रत्येक पद को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। दोनों अलग अलग है, पूरी मेथड ही अलग है। प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलो। तो अगर इस तरीके का डायरेक्ट कहता है प्रतिशत बदलो, तो 3/4 लगा देना है। प्रतिशत अनुपात हटा करके उसकी जगह भिन्न समझ लेना है। और प्रतिशत में किसी को बदलना है तो 100% से गुणा किया जाता है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 75% आ जाता है। मतलब 4 का 4 में एक बार, 100 में 25 बार, 25 का 3 से गुणा, 75%। तो ये होता है पहला सवाल, जब आपको केवल पूछा जाए प्रतिशत व्यक्त कीजिए। और यदि कोई दूसरी राशि है, जैसे 2:3 को प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलो। जैसे 1/8 के अंदर सवाल है, 1:2:3 के प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलो। तो इस तरीके से प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदला जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत जो अनुपात है उन अनुपातों का योग करना है। जब प्रत्येक पद की बात आए तो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 2:3 है, वो 2, 3, 5 हो जाएंगे। अब क्या करना है, पहले को जब बदलोगे तो पहला अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू 100%, और दूसरा अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू 100%। तो इस प्रकार से 2/5 सरल करोगे तो ये आ जाएगा 5 का 20, 20 दूना 40, और इसी तरीके से इसका मान आ जाएगा 60। तो 40% और 60%, ये दूसरा तरीका है। तो अब आपको याद ये रखना है कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो पहले तो अनुपात को भिन्न में लिखोगे, ए अनुपात बी को a/b में व्यक्त करके 100% से गुणा करना है। तो इस तरीके से आप अनुपात को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है वो परिभाषा है लेन देन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर क्या होता है, एक तो शब्द आता है अंकित मूल्य का। अगर क्रय विक्रय करते हैं तो उससे संबंधित भाषा। अंकित मूल्य किसी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है, मतलब प्रिंट रेट, छपे हुए मूल्य को क्या कहोगे? अंकित मूल्य कहोगे। पहली बात, किसी के ऊपर प्रिंट रेट है 152 रुपए तो उसका अंकित मूल्य 152। और उस वस्तु को आप जितने में खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते, वो कौन सा मूल्य कहलाएगा? क्रय मूल्य। और फिर आप उससे या तो
कम दाम में या जिस मूल्य में खरीदा उससे अधिक दाम पर बेचते हैं तो वो कहलाता है विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है या बेचने का मूल्य। तो ये तो शॉर्ट के अंदर डायरेक्ट याद रख लो, इसकी कोई ज्यादा विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदते हैं, और विक्रय मतलब बेचने वाला। अब बात यहाँ से आती है इंपॉर्टेंट रूप से, फिर यहीं से सवाल बनते हैं बट्टा और कमीशन, प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत, बट्टा किसे कहते हैं। तो बट्टे का सवाल शुरू में ही पूछा जाता है आरटी बोर्ड के शुरुआती प्रश्नों में भी। बट्टा किसे कहोगे? किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर, याद रखना शब्द, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट, दी जाने वाली छूट को क्या कहोगे? अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट है वो बट्टा कहलाती है, उसे हम क्या कहेंगे? बट्टा। या किसी अंकित मूल्य पर कोई दलाल है बीच में या कोई बेचान करने वाला है, उसको जो धनराशि दी जाती है प्रति 100 के अनुपात में, वो कहलाती कमीशन। तो वैसे कमीशन बट्टा के रूप में भी है। अब बट्टा या कमीशन किसी की बात हो, ये हमेशा किस मूल्य पर गणना होती है इसकी? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी को हम बट्टा कहते हैं या बट्टा प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे 100 रुपए की वस्तु है या जिस मूल्य का अंकित मूल्य 100 रुपए, उस पर 20 रुपए बट्टा दिया जाता है, 20 रुपए बट्टा। अब आपको पूछा है बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र क्या याद रखोगे? बट्टा प्रतिशत का, बट्टा हो या कमीशन हो या फिर छूट हो, इन तीनों शब्दों को एक ही चीज से कंपेयर करना अंकित मूल्य से। तो बट्टा ज्ञात करना है तो बट्टा, और बट्टे में लिखना अंकित मूल्य इंटू 100%, ये हो जाएगा बट्टा का सूत्र। इसी प्रकार से कमीशन का सूत्र क्या हो जाएगा? जितने रुपए कमीशन मिला है आपको, 800 रुपए की वस्तु पर 300 रुपए कमीशन मिला है, 200 रुपए, तो उसके भी बट्टे में लगेगा अंकित मूल्य इंटू 100%। और छूट का भी यही सूत्र है। छूट का पूछा जाता है कितने रुपए की छूट दी है, बट्टे में कौन सा मूल्य लगेगा? अंकित मूल्य। जिस मूल्य पर गणना होती है वही हर में रहेगा इंटू 100%। तो ये तीन सूत्र तो डायरेक्ट याद रखना, बट्टा बट्टे अंकित मूल्य या कमीशन बट्टे अंकित मूल्य या छूट बट्टे अंकित मूल्य। बट्टा कमीशन छूट ये सारे इनकी गणना किस मूल्य पर होती है? अंकित मूल्य पर। अब इसके बाद जैसे सवाल आता है एक थोड़ा टफ टाइप सवाल लो कि 400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, अंकित मूल्य वाली वस्तु को 320 रुपए में बेचा जाता है, यानी किसी ने आगे खरीदा है बट्टा दे करके, मतलब ये 20 में लिखे वस्तु को बट्टा देकर 320 रुपए में बेचा जाता है। तो बट्टा ज्ञात कीजिए, फिर पूछेगा बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मॉडल पेपर के अंदर भी सवाल पूछा है, ध्यान रखना इससे समझ। तो सबसे पहले बट्टा ज्ञात करना है, तो बेचा कितने में? 320 में, उसमें से अंकित मूल्य कितना है? 400, मतलब ये चीज घटा लेनी है। अंकित मूल्य में से बेचे हुए मूल्य को 320 को घटा लो, तो 80 रुपए का क्या मिला है? बट्टा मिला है। अब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना, अभी याद करो, बट्टा हो या कमीशन हो, छूट हो, किस मूल्य पर होगी? अंकित मूल्य पर, यानी इसका अनुपात अंकित मूल्य के साथ बनेगा। तो 80 बटे अंकित मूल्य कितना है? 400 इंटू 100%। तो इसको सोल्व कर लोगे, 20% बट्टा होगा। ये इस तरीके से आपको इसका बट्टा प्रतिशत का उत्तर निकालना है। कोई भी सवाल दिया जाए आपको, जैसे 1000 रुपए में एक वस्तु 120 रुपए बट्टा देकर के बेची जाती है, मतलब 120 रुपए बट्टा देकर, बट्टा के साथ 1000 रुपए में बेची जाती है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बट्टा कितना है? 120 का, बेची कितने में वो नहीं देखा जाएगा, 120 रुपए घटाओ, पहले अंकित मूल्य बताओ, यानी अंकित मूल्य कितना? अगर 120 कम किए हैं, 1000 में दिए, तो 1120 रुपए, 1120 इंटू 100%, इस तरीके से ज्ञात करोगे। अब बट्टा प्रतिशत के बाद अगली चीज आती है लाभ और हानि की गणना। अब लाभ और हानि की गणना ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का लाभ, अगर क्रय मूल्य जो खरीदते वो मूल्य, बेचने वाला विक्रय मूल्य, लाभ कब होता है?
लाभ जिस समय वस्तु को कम मूल्य में खरीद करके अधिक मूल्य में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य जब ज्यादा हो जाता है, जैसे 100 रुपए में खरीद करके 120 रुपए में बेची जाती है, तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना अधिक है 20 रुपए, तो ये 20 रुपए लाभ हुआ है। तो लाभ ज्ञात कैसे किया जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटाया जाता है। और हानि कब होती है, साथ साथ में इन सूत्र को नोट डाउन भी करना, काम आएंगे आपके जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं। और अपना कोई साथी है तो उसके साथ शेयर भी जरूर करेगा, जो 8वीं के अंदर पढ़ रहा है तो उसे भी लाभ मिलना चाहिए। अब जैसे विक्रय मूल्य अधिक होता है तब तो लाभ हो जाता है, और 100 रुपए में खरीद करके 70 रुपए में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, ऐसे स्थिति में क्या होती है, हानि। तो हानि ज्ञात करते समय क्रय मूल्य ज्यादा होगा, 100 रुपए क्रय मूल्य और 70 रुपए विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे, याद रखना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लाभ। अब लाभ ज्ञात करने के बाद लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत जिस प्रकार से बट्टा, कमीशन, छूट, ये चीजें अंकित मूल्य पर काउंट होती है, उसी तरीके से लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, ये चीजें क्रय मूल्य पर काउंट होगी। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य। एक बार थोड़ा वापस रिपीट करो, जैसे बट्टा का सूत्र क्या बनता है, बट्टा बट्टे अंकित मूल्य, यानी क्योंकि उसकी गणना अंकित मूल्य पर होती है, इंटू 100%। वैसे सूट का भी सूट बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100%। तो उस तरीके से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब पता और लाभ प्रतिशत निकालना है तो बट्टे में क्रय मूल्य रहेगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%। हानि का सूत्र भी वही है जो आपने हानि ज्ञात करी है, हानि के बट्टे के अंदर किसको लिखोगे, क्रय मूल्य को, इंटू 100%। तो ये ध्यान रखना। अब इस पर आधारित सवाल, जैसे 320 रुपए में एक जैसे पुस्तक खरीद करके 400 रुपए में बेची जाती है। पाठ के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे बेची जाती है, तो इस लेन देन के अंदर लाभ या हानि की गणना करो और फिर लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो 320 में खरीदी है, 400 में बिकी है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो विक्रय मूल्य अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य, जैसे इस सवाल के अंदर पूछा क्या है, जैसे लाभ या हानि और फिर उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 400 में से 320 घटा लोगे, बराबर 80 रुपए मिल जाएगा। अब 80 रुपए मिलने के बाद आपको ज्ञात करना लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत यानी लाभ कितना हुआ, 80 बट्टे क्रय मूल्य कितना, तो 320 इंटू 100%। तो 8 का भाग 32 में 4 बार, 4 का भाग फिर 100 के अंदर 25%, यानी 25% का क्या हुआ है, लाभ। इसी तरीके से कोई आने का सवाल हो कि 400 रुपए में खरीद करके 320 रुपए में बेची जाती है, तो पहले आप हानि निकालो और फिर हानि का प्रतिशत, इसी टाइप से ज्ञात करना है। अब दो सूत्र इसके लेन देन या उससे संबंधित बचे हैं, वो है वर्दी और कमी प्रतिशत। अब वर्दी प्रतिशत एकदम लाभ की तरह काम करेगा। वर्दी प्रतिशत के सवाल कब आते हैं, जैसे सोमवार को किसी मेले के अंदर 160 व्यक्ति आए, जबकि मंगलवार को 140 व्यक्ति आए, तो आपको पूछेगा कितने प्रतिशत कम आए हैं मंगलवार को, पहले दिन 160 आए, दूसरे दिन 140 आए। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरह तो इसको बात नहीं कर सकते, तभी इसमें क्या आता है, हानि मतलब सॉरी वर्दी और कमी प्रतिशत। तो पहले दिन की तुलना में मूल आधार मूल्य वो होता है जो पहले दिन होता है, या जिसके ऊपर हम पता करते हैं कि ज्यादा हुए कम हुए। तो 160 पर 140 यानी 20 की कमी हुई है, तो यहाँ पर पहले तो आप निकालोगे कमी, कमी 20 की। अब 20 की कमी कितने पर हुई है, 160 पर, तो बट्टे के अंदर 160 रखना है, इंटू 100% से गुणा करना है, तो इससे मिल जाता है आपको कमी प्रतिशत का सूत्र। तो पहले तो कमी कब हुई वो ध्यान रखना, तो जब आधार मूल्य है उससे अगला मूल्य है वो कम हो जाए। अब कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अंश के अंदर हानि की तरह ही ध्यान रखना है, हानि उसी तरीके से कमी बट्टे जिस प्रकार से क्रय मूल्य रखाते हैं मूल मूल्य, उसकी जगह यहाँ पर आएगा बेसिक मान, मतलब बेस प्राइस, मूल मूल्य। तो मूल मूल्य कितना है, 160, यानी इसको कहोगे आधार मूल्य इंटू 100%। तो इससे निकल जाएगा बट कमी प्रतिशत, और उसी तरीके से वर्दी प्रतिशत के लिए वर्दी बट्टे आधार मूल्य या वास्तविक मूल्य इंटू 100%, ये ध्यान रखना।
जैसे यही सवाल दूसरी तरफ से ऐसे कहा जाए तो पहले देखो 20 है 160 इंटू 100, तो 2 का भाग 160 में 16 में 8 बार, 8 का भाग 100 के अंदर देना 12/1/2%, तो 12/1/2% की क्या हुई कमी। अब वर्दी प्रतिशत का सवाल दे तो वर्दी प्रतिशत का सवाल देगा तो उसमें आपको कहेगा जैसे एक स्कूटर का मूल्य इस वर्ष या पिछले वर्ष 10,000 रुपये था तथा इस वर्ष 9,000 रुपये हो गया, तो आपको पूछेगा कितने प्रतिशत कमी हुई है उसके मूल्य में। तो कमी हुई कितने की, 1,000 रुपये की, 1,000 बट्टे बेसिक मूल मूल्य कौन सा है, 10,000, 10,000 इंटू 100, इस तरीके से ज्ञात करना है। या वर्दी प्रतिशत का सूत्र पर सवाल अभी बताया था, मेले का सवाल, जैसे 160 पहले दिन, दूसरे दिन 140 कम हुए, यहाँ पर सॉरी यही कमी प्रतिशत का ही सूत्र था। वर्दी प्रतिशत का जैसे पूछा जाता है 200 रुपये वाली वस्तु का भाव अगले हफ्ते 240 रुपये हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत भाव उसका बढ़ा है मूल्य, तो 40 रुपये बढ़ा है, वर्दी हुई है 40 रुपये किस पर हुई है, 200 पर, शुरुआत वाला मान रखना है, इंटू 100% से गुणा करना है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 20%, ऐसे। अब उसके बाद बचा सवाल है वो है साधारण ब्याज का, तो इन सूत्रों को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार किसी को है तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेना। लाभ प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का, वर्दी प्रतिशत का और कमी प्रतिशत का परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके साथ बट्टा प्रतिशत, बट्टा बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100, और एक जीएसटी पर आधारित सवाल। अब जीएसटी या बिक्री कर या टैक्स, ये सारे शब्द है वो एक जैसे, जीएसटी, बिक्री कर, टैक्स, ये सब लगते हैं विक्रय मूल्य पर। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसके साथ ये बिक्री कर जुड़ करके उसका नया मूल्य निर्धारित कर देते हैं। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा 9,000 रुपए का और उस पर सरकार के द्वारा 15% जीएसटी है, तो जीएसटी के बाद अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे सवाल सुनिए। या एक मोबाइल 12,000 रुपए में बेचा जाता है, यदि या 12,000 रुपए विक्रय मूल्य, यदि उस पर जीएसटी 10% दे हो तो ग्राहक को कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब मूल्य तो 12,000 है लेकिन 10% जीएसटी है, तो पहले 12,000 का 10% ज्ञात करो। जीएसटी 12,000 इंटू 10/100, 12,000 इंटू 10/100, तो कितने रुपए की जीएसटी हो जाएगी, 1,200 रुपए की। अब 1,200 रुपए की जीएसटी हो जाएगी तो उसके बाद अब उसका नया मूल्य मतलब ग्राहक उसे कितना चुकाएगा, तो ग्राहक विक्रय मूल्य और बिक्री कर यानी जो टैक्स लगता है उस टैक्स को जोड़ करके धन चुकाएगा। तो विक्रय मूल्य है 12,000 रुपए प्लस जीएसटी हुआ 1,200 रुपए, तो 13,200 रुपए ग्राहक है वो उसे चुकाएगा। इस तरीके का सवाल, या जीएसटी सहित, जीएसटी रहित, ऐसे शब्दों के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक हेयर ड्रायर 8% जीएसटी सहित 5,400 रुपए में बेचा जाता है, तो जीएसटी से पहले उसकी रेट क्या थी, तो ये जीएसटी सहित मूल्य है, इस तरीके का सवाल। तो अगर जीएसटी से पहले वाला या मूल मूल्य नहीं दिया जाता उस समय माना जाता है 100 रुपए, तो 100 रुपए था, अब 8% जीएसटी के साथ कितना हो जाएगा, 108 रुपए। अब कौन सा मूल्य दिया जाता है, जैसे 108 अगर जीएसटी सहित है तो पहले कितना था, 100 रुपए। अब 1 रुपए जीएसटी सहित है तो पहले कितना था, 100/108। फिर अगर 5,400 रुपए जीएसटी सहित है तो जीएसटी रहित कितना होगा। अब ऐसा जब कभी भी सवाल आए तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो मतलब कितने में खरीदा है, विक्रय मूल्य 5,400 में, बट्टे
100 प्लस GST इंटू 100% या इंटू 100, ऐसे याद रख लो। तो विक्रय मूल्य है 5400 बट्टे 100 प्लस GST जोड़ लो तो हो जाएगा 108, इंटू 100 से गुणा करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे 108 540 5 बार 50 50 का 100 से गुणा यानी 5000 रुपये सीधा उत्तर आ जाता है। तो ये भी सवाल अच्छे से ध्यान रखना। इसको एक जगह और डायरेक्ट बता दूं, 8% GST सहित हेयर ड्रायर 5400 रुपये में खरीदा जाता है। तो GST से पहले यानी GST से पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो कभी भी पूर्व का मूल्य पूछा जाए सीधा सूत्र याद रखना है, ऊपर तो लगाना विक्रय मूल्य जिस मूल्य में बेचा जाता है और नीचे लिखना है 100 प्लस GST यानी जितना टैक्स है उसको 100 में जोड़ लो और भाग दे दो, इंटू 100 से गुणा करना है। तो 5400 बट्टे 100 प्लस GST यानी 8, तो कितना हो जाएगा 108 इंटू 100%। तो ऐसी स्थिति के अंदर सीधा हल कर लो, 8 का भाग 45 में 5 बार, फिर 0 50 50 का 100 से गुणा 5000 रुपये यानी GST से पहले उसका भाव या मूल्य क्या था 5000 रुपये। तो अब बचता है साधारण ब्याज का, तो अब उसको ले रहा हूँ साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित सवाल। अब साधारण ब्याज या सरल ब्याज क्या है। तो प्रत्येक वर्ष जब एक निश्चित ब्याज राशि जुड़ती है तो वो साधारण ब्याज में गणना होती है। यदि मूलधन P दिया हुआ है, जो मूल्य धन उधार लिया जाता है या उधार लिया जाता है, जितने समय के लिए उधार लिया जाता है टाइम T, और जिस दर पर उधार लिया जाता है, जैसे 100 रुपए पर एक वर्ष का कितने रुपए ब्याज लगेगा, वो दर, दर का मतलब है 100 रुपए पर प्रति वर्ष लगने वाला ब्याज जो अतिरिक्त राशि वसूली जाती है वो आ रहे हैं। तो अब आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट याद करना है, तो P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100 सूत्र में मान रखो और फिर उसको हल करो। तो ये ध्यान रखना, जब आपको ब्याज मिल जाता है फिर शब्द पूछा जाता है एक मिश्र धन। तो मिश्र धन किसे कहोगे, ब्याज सहित मूलधन है वो मिश्र धन कहलाता है, यानी मूलधन के अंदर ब्याज को जोड़ लोगे, मूलधन प्लस ब्याज, उससे आपको क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। अब जैसे 20,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, तो 2 वर्ष पश्चात कितना धन लौटाया जाएगा, कितना धन लौटाया जाएगा। तो 20,000 रुपये वो मूलधन हो गए, 10% दर है होगी और टाइम हो गया 2 वर्ष। तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट याद करना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो 2000 का 2 से गुणा करना यानी 4000 रुपये उस पर ब्याज होगा। और ब्याज अगर 4000 रुपये होगा तो कितना धन लौटाया जाएगा, लौटाया जाने वाला धन होता है वो मिश्र धन होता है। 12,000 तो मूलधन है और उसके अंदर 4000 ब्याज जोड़ लो तो 16,000 रुपये लौटाए जाएंगे। ऐसे साधारण ब्याज का सवाल आता है। अब साधारण ब्याज के बाद अगला सवाल बचता है चक्रवर्ती ब्याज का। तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में, जैसे सबसे पहले आपको चक्रवर्ती ब्याज समझना चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज किसे कहोगे, जितना आपने धन उधार लिया या दिया वो 1 साल के लिए, अब 1 साल के ऊपर जितना ब्याज होता है, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में, जैसे पहले साल आपने 1,000 रुपये उधार लिए और 1,000 का किसी दर से 20 रुपये ब्याज हो गया या 50 रुपये ब्याज हो गया, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है। अब अगले 1 साल के लिए 1,020 रुपये उधार लिए गए हैं ऐसा मान करके फिर उस पर ब्याज लगता है, फिर 1,020 के ऊपर ब्याज लगता है जैसे 22 रुपये, तो फिर तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा वो 1,042 रुपये पर लगेगा। मतलब हर साल मूलधन है वो बदलता रहता है। मूलधन बदलता कैसे है, उसके अंदर उस साल का ब्याज जुड़ जाता है, ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाता है। तो
इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो चक्रवर्ती ब्याज में होती है। अब चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र जैसे CI कुमुलेटिव इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज या सर्कल इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर मूलधन का गुणा करना 1 प्लस 10/100 की घात टाइम लगा देना। ये तो है सूत्र मिश्र धन का। अगर मिश्र धन का सूत्र पूछा जाता है तो ये सूत्र है। अब मूलधन का ज्ञात करना है, सॉरी ब्याज का ज्ञात करना है, तो ब्याज के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 की घात T माइनस मूलधन। फिर ब्याज को घटा लेना है। जिस प्रकार से साधारण ब्याज के अंदर सीधा ब्याज मिलता है, वैसे चक्रवर्ती ब्याज में सीधा ब्याज नहीं मिलेगा, पहले मिश्र धन मिलेगा, मूलधन घटाओगे तो ब्याज मिल जाएगा। तो अब जो ब्याज मिलता है वो, और साधारण ब्याज के अंदर पहले 1 साल का साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज एक समान रहता है, लेकिन उसके बाद है वो बराबर नहीं रहता है। तो अब कभी कभी पूछ लिया जाता है चक्रवर्ती ब्याज के अनुप्रयोग कहाँ होते हैं, इसकी मतलब जो सवाल होते हैं इसके उनका उपयोग कहाँ पर होता है। तो सवाल तो किस तरीके से होगा, यदि मूलधन P बराबर 10,000 रुपए, दर R 10% वार्षिक है और समय 2 वर्ष के लिए धन उधार लिया जाता है, तो आपको पूछा जाता है चक्रवर्ती ब्याज से उसका मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे स्थिति में चक्रवर्ती ब्याज का मान रखते हैं। मूल चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन बराबर पी की जगह 10,000 इंटू 1 प्लस दर 10/100 की घात समय 2, यानी 10,000 इंटू इनका लसाव लेके जोड़ोगे तो जाएगा 110/100 की घात 2, यानी 110/100 इंटू 110/100 2 बार करना है। 2 जीरो 2 जीरो फिर 2 जीरो, 11 से 121, 121 के साथ 100 से गुणा करना, 12,100 रुपये उसका टोटल मिश्र धन हो जाएगा 2 साल के अंत में। और ब्याज निकालना है तो फिर मूलधन को घटा लो। तो इस तरीके से। लेकिन अब इसके अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो एक तो जनसंख्या के अगर सवाल पूछे जाते हैं वहां पर भी आप चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाओगे, और एक जीवाणुओं की बैक्टीरिया की वृद्धि वगैरह हो उसमें, और एक प्रति वर्ष अगर किसी के भाव में कमी हो रही, अवमूल्यन हर साल एक फिक्स दर से कमी हो रही, तो भी आप उसमें किसका सूत्र लगाओगे, चक्रवर्ती ब्याज का। ये उसके कुछ अनुप्रयोग है जिसके अंदर ये अगर इस तरीके का सवाल आता है, जैसे एक गांव की जनसंख्या वर्ष 2003 के अंत में 54,000 थी, तो 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2005 में जनसंख्या क्या होगी। अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कितने वर्ष के लिए पूछी, 2 वर्ष, तो इसको आप मूलधन मान लेते हैं, 5% दर को R मान लेते हैं और समय 2 वर्ष, फिर यही सूत्र लगा करके इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय की महत्वपूर्ण परिभाषा और सूत्रों को डिस्कस किया है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।